इको और बीएसटी का क्लास 2-3 दिन में वो भी स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम लोग अकाउंट्स को लेकर के चलेंगे। तो अकाउंट्स में अगर हम लोग बात करें तो कोई पब्लिशर का 2 बुक है, कोई पब्लिशर का 3 बुक है, ठीक है। तो हम लोग को अकाउंट्स में पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन, फिर पढ़ना है पार्टनरशिप अकाउंट्स, फिर पढ़ना है हम लोग को अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसके बाद पढ़ना हम लोगों को डिवेंचर्स, ठीक है। ये आमतौर पे पहले 2 पार्ट में या 1 पार्ट में कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को पार्ट बी में पढ़ना है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर पढ़ना हम लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर एक चैप्टर आता है रेशियो एनालिसिस, ठीक है। ये चीज़ आपको दिख रहा है बोर्ड पे, सबको दिख रहा है? चला लो, फैन चला लो वहाँ से। तो अगर हम इसको चैप्टर वाइज डिवाइड करें तो बहुत सारा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब को अगर हम समराइज करें तो अकाउंट्स में हमको बस 3 चीज़ पढ़ना है। पहला पढ़ना है एनपीओ, दूसरा पढ़ना है पार्टनरशिप, तीसरा पढ़ना है कंपनी अकाउंट्स, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एनपीओ जो है अपने आप में एक सिंगल चैप्टर है, एनपीओ जो है अपने आप में एक सिंगल चैप्टर है। उसके बाद जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप को डिवाइड करेंगे तो 4-5 चैप्टर बन जाएगा। कंपनी को डिवाइड करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर, फिर उसके अंदर में भी सब चैप्टर जो हम लोगों का बनेगा। तो हम लोग का जो अकाउंट्स का सिलेबस है उसमें यही सब चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है बताइए? एनपीओ, पार्टनरशिप और कंपनी। एनपीओ जो है वो 10 नंबर का आता है, पार्टनरशिप 30 नंबर का आता है, कंपनी अकाउंट्स 40 नंबर आता है। हो सकता है मेरा मतलब ये 25 हो, मतलब एकदम श्योर नहीं है, बट पार्टनरशिप 30 नंबर है, एनपीओ 10 नंबर है, कंपनी अकाउंट्स 40 नंबर है। इसको लिख लो आप लोग। इसको आप लिखो। उसके बाद हम लोग आज एनपीओ स्टार्ट करेंगे। और लोग कहाँ पर हैं? तुम तो उन्हीं लोग के साथ घूम रही होगी। नहीं, मैं जल्दी नहीं गई केवल है। अच्छा, जो नए बच्चे लोग हैं उन लोग को इस तरह से पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा? दो 3 साल पहले हम भी बोर्ड पे पढ़ाते थे, लेकिन अब बोर्ड पे क्या है कि जब 2-3 लेजर बनाना पड़ता था तो दिक्कत होता था। एक बार में एक ही लेजर बोर्ड पे बनेगा। ऐसे क्या है कि 2-3 लेजर एक साथ बनेगा तो आइटम जो ट्रांसफ़र होता है वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है, सब कोई बहुत अच्छे से ध्यान देगा क्योंकि इस चैप्टर में से जो बच्चा 1 नंबर भी कटवा देगा, मेरे नज़र में वो बच्चा इंसान नहीं है, डोंकी है। डोंकी को क्या बोलते हैं हिंदी में? अगले साल आप लोग को प्रूव करना है कि आप लोग ह्यूमन है, डोंकी नहीं है। नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम में ये 10 मार्क्स का पूछेगा
ये चैप्टर है तो मतलब इजी नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप इस पे क्लास में ध्यान देंगे सबसे इजी चैप्टर आप लोग के लिए यही रहेगा। थोड़ा गेट खोल दो तो ठीक है। यहाँ देखिए नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 10 मार्क्स का एग्जाम में पूछता है। बिहार बोर्ड वालों के लिए मैक्सिमम इसमें से थ्योरी ही आता है, बट उनको हम प्रैक्टिकल का क्वेश्चन भी बनवाएंगे ताकि उन लोग को जो है प्रॉब्लम नहीं हो। मेरा कहने का मतलब है इस चैप्टर में नंबर आपका नहीं कटना चाहिए। इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपका जो है A to Z स्टार्टिंग से जब हम पढ़ाने लगेंगे, जब आप लोग को हम बोलेंगे कि आप लोग से क्वेश्चन अब बनेगा, आपके पास कोई भी पब्लिशर का बुक हो, आपके पास कैसा भी क्वेश्चन हो, आपसे इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इस चैप्टर का क्या नाम है बताइए? नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इस नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? आपके मन में जो भी आ रहा है बोलिए, ट्राई करो। क्लास को इंटरैक्टिव बनाना है जिसमें प्रॉफिट ना हो। ठीक है, जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ना हो। ठीक है, सर्विस मोटिव। कुछ पॉइंट तुम्हारा सही है, बाकी आप लोग जो भी बोले हैं सब गलत बोले हैं। ठीक है, अच्छा इस देखो नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग आम तौर पे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा नाम क्या है? नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारा बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रॉफिट्स कमा ही नहीं सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा एंटिटी है जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया है सर्विस मोटिव के लिए। ठीक है, नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बनाया गया है? क्या करने के लिए? सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए। और क्या ये प्रॉफिट्स कमा सकता है? हाँ, ये प्रॉफिट्स कमा सकता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल प्रॉफिट्स कमा सकता है। तो फिर इसका नाम नॉन प्रॉफिट्स क्यों है? देखो प्रॉफिट्स कमाने का परमिशन है, प्रॉफिट्स को यूज करने का परमिशन नहीं है। आपके पेरेंट्स मान लो कि पैसा कमा रहे हैं, वो कार खरीद सकते हैं? अरे भाई पैसा वो कमाया, मालिक कौन है पैसा का? वो है। वो जो चाहे वो कर सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, पैसा को नाला में बहा सकते हैं, पैसा में आग लगा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। तो फिर नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन उस कमाए हुए प्रॉफिट्स का क्या करेगा? तो नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका रूल स्पेसिफाइड है। नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट को सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों में यूज़ कर सकता है। शॉर्ट में उसको हम क्या बोलेंगे? रसूख बोलेंगे, ताकि आप लोग इसको भूले नहीं। रिलीजन, यूज प्रॉफिट्स फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और अदर यूजफुल ऑब्जेक्टिव्स। अभी लिखो मत, हम लिखवाएंगे। जब हम बोलेंगे, हम खुद डिक्टेट करेंगे तो आप लोग लिखिएगा। ठीक है, आप लोग चलो पॉइंट लिखो, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पॉइंट लिखिए पहला, नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन आर those entities which are incorporated का मतलब क्या हुआ? started, शुरू करना। which are incorporated, those entities which are incorporated with motive of providing services एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ऐसा क्या रूल है कि वो गुड्स नहीं बेच सकते हैं? वो गुड्स बेचते नहीं है, वो आमतौर पे क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। स्कूल क्या करता है?
एजुकेशन सर्विस है, कॉलेज क्या करता है, एजुकेशन, वो भी सर्विसेज है, हॉस्पिटल्स वो भी क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। बात समझ में आ रहा है? तो जो नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्विस तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कभी कभी वो गुड्स भी सेल करते हैं। बात समझ में आ रहा है? उनका मेन मोटिव क्या है, गुड्स सेल करना या सर्विस प्रोवाइड करना? सर्विस प्रोवाइड करना। बट क्या वो गुड्स नहीं बेच सकते हैं? बेच सकते हैं। क्या वो नहीं बेचते हैं? बेचते हैं। जैसे स्कूल है, कॉपी, पेन, ड्रेस, शूज़ बेचता है कि नहीं बेचता है? तो क्या चीज़ है, सर्विस है कि गुड्स है? गुड्स है। हॉस्पिटल में जाइएगा तो हॉस्पिटल क्या दवा नहीं बेचता है? हॉस्पिटल जो है दवा बेचता है, दवा क्या चीज़ है? गुड्स है। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट आपको लिखवाएंगे। अच्छा, अभी इतना देर जो आपसे डिस्कशन किए उसको आपको सुन के क्या समझ में आया कि एनपीओ को प्रॉफिट अर्न करने पर मनाही है या प्रॉफिट के यूटिलाइजेशन पे मनाही है? रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ पे है? प्रॉफिट कमाने पे है? नहीं, रिस्ट्रिक्शन प्रॉफिट कमाने पे नहीं है, प्रॉफिट के यूटिलाइजेशन पे। लिखिए, देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन, देयर इज restriction on utilization of profits, there is restriction on utilization of profits and there is restriction on utilization of profits and not on its earning and not on its earning, EARNING. There is restriction on utilization of profits and not on its earning. लिख लिए। इसका मतलब क्या है कि एनपीओ जो है वो प्रॉफिट कमा तो सकता है लेकिन मन मुताबिक खर्च नहीं कर सकता है। एक कंपनी है या एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, मतलब आपके पेरेंट्स जो पैसा कमा रहे हैं उस पर रोक टोक है कि वो कैसे खर्च करेंगे? नहीं। लेकिन एनपीओ जो है उस पर रोक टोक है, वो पैसा को अपने मन से खर्च नहीं कर सकता। लिखिए उसके बाद, its profits can be utilized, its profits can be utilized, its profits can be utilized only for promotion of, only for promotion, यहाँ लिखा हुआ है promotion, only for promotion of, शॉर्ट में यहाँ देखो, पहले लिखना ज़रूरी नहीं है, समझना ज़रूरी है। शॉर्ट में इसको तुम क्या बोलोगे अपने मन में याद करने के लिए? रसूख। बिहार बोर्ड वालों को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई वाला लोग इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप लोग को पता होना चाहिए। टीचर जो है यही सब जगह पे आपको प्रॉब्लम कर सकता है स्कूल में कि क्यों हम लोग कहाँ हम लोग उसको यूज़ करते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? रसूख। इसको फुल फॉर्म क्या हो गया? देखो, 10th के बाद आप लोग को सब्जेक्ट मिला था चूज़ करने के लिए, क्या क्या था? आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। देखिए वो तीनों है। रिलीजन तो सबका होता है और फिर अदर यूजफुल ऑब्जेक्टिव, काम खत्म, ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत ही नहीं है। रसूख से आर्ट्स से रिलीजन, आर्ट्स, फिर एस से साइंस, फिर यू से मतलब अदर यूजफुल ऑब्जेक्टिव, और सी से हो गया कॉमर्स। शॉर्टकट मिल गया याद करने का। चलो लिखो उसको। इंट्रोडक्शन सबको क्लियर हो गया है? मेरे देखने में सबके पास घर पे स्मार्टफोन तो होगा, मतलब टच फोन तो सबके पास होगा। कोशिश कीजिएगा आप लोग फ़ोन को क्लास में लेकर के आएँ। अगर बड़ा क्वेश्चन रहेगा, मान लो कि बुक सबके पास नहीं है, बुक सबके पास आने में टाइम लगेगा, या फिर अलग अलग बुक का हम क्वेश्चन बनवाएंगे। अगर हम क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा या नहीं होगा? उस केस में क्या होगा कि क्वेश्चन का फोटो खींच के आपको हम टेलीग्राम में भेज देंगे, आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा, हम सॉल्व करेंगे। आप चाहेंगे तो बाद में उसको कॉपी कर सकते हैं घर पे, या रेफरेंस के लिए आपके पास रहेगा। आप समझ में आ रहा है? टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करेंगे पढ़ने के लिए। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे अगला कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। एक बात बताओ कि मान लो कि एक आदमी जो एनपीओ में काम कर रहा है उसको सैलरी मिलेगा? जो एनपीओ में काम कर रहा है उसको सैलरी मिलेगा? एनपीओ तो चैरिटी के लिए काम कर रहा है, तो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, उसको सैलरी मिलेगा? मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? एनपीओ प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? आपको बात समझ में आ रहा है? मान लीजिए कि हम एक नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन खोल लिए,
ठीक है, हम एक नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन खोल लिए हैं और वहाँ पे आप लोग सब कोई काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? आप लोग सब दिन भर अपना 9 बजे आते हैं यहाँ पे, शाम को 6 बजे जाते हैं, आप लोग दिन भर सबको यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो क्या महीना के आखिरी में आप हमसे सैलरी मांगेंगे? तो आपको हम क्या कहेंगे? नहीं, हम तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको सैलरी कैसे दे सकते हैं? ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं क्या आपको? नहीं। नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी मिलता है। क्यों? क्योंकि नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट तो कमाता है, बस प्रॉफिट को वो अपने मन मुताबिक खर्च नहीं कर सकता है। आपको बात समझ में आ रहा है? आप लोग के मन में ये मिसकंसेप्शन ना हो कि चैरिटी का काम कर रहा है इसलिए सैलरी नहीं मिलेगा, इसलिए बात आप लोगों को हम बताएं। फिर हम लोग आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ से हम चाहते हैं कि सब कोई बहुत अच्छे से ध्यान दें। एनपीओ के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या बनता है? सबसे पहले बनता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बाद बनता है बैलेंस शीट। कॉपी कीजिए इसको, इन सब के बारे में बात करेंगे। और लोग क्यों नहीं आए आज? शोभित नहीं आया है? कॉपी कर लिया आप लोग? ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट है ये सेम टू सेम क्लास 11th में जो आप कैश बुक पढ़े थे वही चीज़ है। 11th में आप लोग सबको कैश बुक पढ़े होंगे, तो सेम टू सेम क्या चीज़ है ये? कैश बुक है। अगर कैश बुक नहीं आता है कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपको हम समझाएंगे, बनवाएंगे, क्लियर हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम टू सेम क्या चीज़ है? पीएल अकाउंट है। पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लास 12 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप लोग बनाए होंगे, लास्ट का जो चैप्टर था वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोग बनाए होंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या चीज़ है बताइए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है, मिरर इमेज बोल सकते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल सेम है इसलिए इसको भी सेम हम लोग बोल सकते हैं। तीसरा क्या चीज़ है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अपने आप में बैलेंस शीट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या बनेगा? रिसीप एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। ये तीनों चीज़ हम लोग को प्रिपेयर करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो मेन इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया। वर्किंग नोट नाम का कोई चीज़ आप लोग क्लास 11 में सुने होंगे, तो वर्किंग नोट में हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट अलग अलग चीज़ हम लोग को पढ़ना है। जैसे ये तो मेन 3 अकाउंट हो गया। वर्किंग नोट में मिला जुला के हम लोग को 7-8 तरीके के अकाउंट हम लोग को बनाना है। वर्किंग नोट में 7-8 अकाउंट हम लोगों को सीखना है। वर्किंग नोट ही एग्जाम में ज़्यादा पूछेगा। एग्जाम में अगर आपको बोलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए, आप बना दीजिएगा, बहुत आसान है, लेकिन बिना वर्किंग नोट के नहीं बनेगा। तो इस चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या चीज़ है वो? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में अलग अलग आइटम्स है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये कॉपी कर लिया आप लोग। अब हम लोग को 2 आइटम पढ़ना है। रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर। इस आइटम को समझ गए, इस चैप्टर का 40% तुम्हारा कंप्लीट। जो बच्चा ये दोनों आइटम समझ गया उसको इस चैप्टर का 40% समझ में आ गया, उसका चैप्टर 40% खत्म हो गया। रेवेन्यू नेचर क्या होगा? अगर हम बोल रहे हैं कोई आइटम रेवेन्यू इन नेचर, इसका मतलब वो क्या चीज़ है? रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब क्या होता है बताइए? मैथ्स में पढ़े होगे,
रिपीट करता है। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? रिपीट करता है। कैपिटल आइटम क्या होता है? नॉन रेकरिंग होगा। मीनिंग आपको हम समझाएंगे। आपके दुकान में एक स्टाफ है, ध्यान दीजिएगा, आपके दुकान में एक स्टाफ है। स्टाफ को आप सैलरी देते हैं, पूरे जिंदगी में एक बार देंगे? कब देंगे? बोलिए। हर महीना देंगे। मतलब कहने का मतलब उसको सैलरी बार बार देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो वो क्या हो जाएगा? रिकरिंग इन नेचर हो जाएगा। ठीक है। बिल्डिंग बनवाना है, आपके पास ज़मीन था, उस पर बिल्डिंग बनवाना है, तो जो ठेकेदार होता है, मिस्त्री होता है, उसको आप मजदूरी दे रहे हैं। उसको बार बार देंगे या एक बार देंगे? हाँ, एक ही बार देंगे ना। बिल्डिंग का मजदूरी कितना बार देंगे उसको? एक ही बार देंगे। तो वो क्या हो जाएगा? नॉन रिकरिंग हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रहा है? आप एसी खरीदे हैं अपने शॉप के लिए और एसी फिक्स करवा रहे हैं, तो एसी का इंस्टॉलेशन चार्जेस दे रहे हैं, वो क्या होगा? हाँ, एसी का इंस्टॉलेशन चार्जेस दे रहे हैं, हर महीना आएगा, खोलेगा, उसको कसेगा, वो क्या होगा? नॉन रेकरिंग होगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेकरिंग का मतलब क्या हुआ? जो आइटम या जो 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 रेकरिंग वो आइटम है जो बार बार हमारे बिजनेस में अकर हो। नॉन रेकरिंग क्या होगा? वो आइटम जो हमारे बिजनेस में बार बार अकर नहीं होता है। इसका एक और पहचान है, रेवेन्यू आइटम जो होता है उसका अमाउंट होता है स्मॉल होता है, स्मॉल अमाउंट। कैपिटल आइटम क्या होता है? लार्ज अमाउंट। स्मॉल अमाउंट इस सेंस में समझो कि तुमको पॉकेट मनी जो है 500 रुपये मान लो मिलता है, ठीक है। 500 अगर मिलता है तो 500 तो बहुत कॉमन सा चीज़ है, बार बार मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन तुम्हारे पास एक तो रिलेटिव आया, वो वापस जा रहा था, तो आपको 10,000 रुपया दिया। ज़िंदगी में कितना बार ऐसा रिलेटिव आएगा जो तुम लोग को 10,000 रुपया दे करके जाएगा? हाँ, बहुत कम। क्या चीज़ बोल रहा है? आएगा ही नहीं, ऐसा उम्मीद ही मत लगाइए। नहीं, मान लो, ऐसा मान लो, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे 500 रुपये जो क्या चीज़ है? स्मॉल अमाउंट है। 10,000 रुपये क्या चीज़ है? लार्ज अमाउंट है। लार्ज अमाउंट भी एक तरह से नॉन रेकरिंग है। लार्ज अमाउंट बोल रहे हैं मतलब वो चीज़ हमारे पास बहुत फ्रिक्वेंटली होने वाला नहीं है। आपको बात समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर हम बोले 1 लाख रुपया, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू नेचर में हो जाएगा। हम बोले 1 करोड़ रुपया, तो वो क्या हो जाएगा? कैसे आप बोले कैपिटल में हो जाएगा? जो आदमी हर मिनट 5 करोड़ रुपए कमा रहा है उसके लिए 1 करोड़ क्या हो जाएगा? या फिर वो छोड़ो, आदमी को छोड़ो, एक बिजनेस है जो कि साल का 1000 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, एनुअल उसका प्रॉफिट 1000 करोड़ है, उसके लिए 1 करोड़ क्या होगा? रेवेन्यू। तो कोई आइटम रेवेन्यू है या कैपिटल, उसके लिए आपको क्या चाहिए? कंपैरिजन करने के लिए चाहिए। आप समझ में आ रहा है? तुमको बोले 500 करोड़, तुम सीधा उसको कैपिटल नहीं बोल सकते हो। क्या पता 10,000 करोड़ का उसका टर्नओवर हो। टर्नओवर का मतलब सेल। कोई अगर 10,000 करोड़ का सामान बेच रहा है उसके लिए 500 करोड़ क्या चीज़ है? कुछ नहीं है। रेवेन्यू और कैपिटल समझ में आ रहा है आप लोगों को? रेवेन्यू आइटम क्या होगा? सामने लिखा है, बोल दो बस यही चीज़। टीचर पूछेगा रेवेन्यू क्या होता है, क्या बोलेंगे? रेकरिंग। उससे ज़्यादा पूछेगा तो क्या बोलेंगे? स्मॉल अमाउंट। उससे ज़्यादा पूछेगा तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे कुछ आइटम का नाम लिखवाएंगे या आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको नाम याद हो जाएगा, तो नाम बोल देंगे, टीचर उसके बाद आपको बैठा देगा, कुछ नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे कुछ एक आइटम हम बोलते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, आप आइडिया लगाओ कि वो क्या चीज़ है, रेवेन्यू है या कैपिटल है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सोच के बोलो। ये चीज़ देखना है सबसे इम्पोर्टेंट। स्मॉल अमाउंट, लार्ज अमाउंट बाद में देखा जाता है, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग पहले देखते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या होगा? हाँ, कैपिटल नेचर होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या होगा? कैपिटल नेचर होगा, ठीक है। उसके बाद हम बोले आपको सेल, सेल सामान बेच रहे हैं, वो क्या होगा? सेल क्या होगा? रेवेन्यू होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू आइटम कौन सा होता है? जो कि क्या हो? रेकरिंग हो और स्मॉल अमाउंट, मतलब वो बहुत फ्रीक्वेंटली बिजनेस में इनकर होगा। और कैपिटल आइटम क्या होता है? नॉन रेकरिंग, वो लार्ज अमाउंट का होता है। तो आम तौर पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखना नहीं है अभी। जो आइटम रेवेन्यू नेचर का है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। जो आइटम रेवेन्यू नेचर का है वो कहाँ जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और जो कैपिटल नेचर का है वो कहाँ पे जाता है? बैलेंस शीट में। आपको समझ में आ रहा है? रेवेन्यू आइटम कहाँ जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कैपिटल आइटम कहाँ जाता है? बैलेंस शीट। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। शॉर्ट में हम लिख रहे हैं रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं।
रेवेन्यू आइटम, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैपिटल आइटम, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? आइटम रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, वो रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट में जाना कंपलसरी है। रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट में सारे आइटम जाएगा। रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट में किसी भी आइटम को लिखने में हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे। रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट में बताइए कौन कौन सा आइटम जाता है? रेवेन्यू और कैपिटल। आपको बात समझ में आ रहा है? तो रिसीप एंड पेमेंट में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों चला जाएगा, लेकिन रेवेन्यू आइटम का घर कौन सा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और कैपिटल आइटम का घर कौन सा है? बैलेंस शीट। ये जो है कोर कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझे बिना हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कॉपी कीजिए इसको। कॉपी हो गया? यहाँ तक क्लियर है सबको? जितना भी लिखवा रहे हैं कल आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए, बिल्कुल रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए इन सब चीज़ का। ठीक है, आगे बढ़े। सबको यहाँ तक कॉपी कर लिया है? इलेवेंथ में आप लोग पढ़े होंगे, अक्रूवल बेसिस पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे अक्रूवल बेसिस। उसका मतलब क्या होता है बताइए? अक्रूवल बेसिस का क्या मतलब होता है? देखो यहाँ पे अक्रूवल बेसिस का मतलब आपको हम एग्जांपल देकर के समझाते हैं। ठीक है, आपको हम बोले कि आप लोग को हम 100 रुपया रोज देंगे पॉकेट मनी। ठीक है, आपको हम 10 दिन 100 रुपया दे दिए, तो आप लोग जब अपना एक आप लोग का मान लीजिए बही खाता होगा, रजिस्टर होगा, आप लोग उसमें पैसा चढ़ाते थे। तो आप लोग 10 दिन का 100 रुपये चढ़ाते गए, 100 रुपया ऐसे करके आप लोग कंटिन्यू करके चढ़ाते गए। आज के दिन आप मेरे पास आए और मेरे पास पैसा नहीं था। ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं था, तुमको हम कहे कि तुम आज वाला पैसा कल ले लेना। आपको बात समझ में आ रहा है? पैसा तुमको हम दिए नहीं दिए, बट क्या उस पैसा को पाने का तुम्हारा राइट है कि नहीं है? मतलब उस पैसा को तुम कमा लिए हो कि नहीं कमा लिए हो? हाँ या ना? उस पैसा को तुम कमा लिए हो ना। जब हम एडमिट कर लिए कि पैसा तुमको कल दे देंगे, इसका मतलब तुम लोग उस पैसा को कमा लिए हो। तुम लोग क्या करोगे कि अपना जो बही खाता है उसमें तुम 100 रुपये लिख तो लोगे। मिला है तुमको? नहीं मिलने वाला है, तो तुम्हारे लिए 100 रुपये क्या होगा? एसेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपको बात समझ में आ रहा है? तुम्हारे लिए 100 रुपये क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। तो तुम अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या करोगे? 100 रुपये एसेट बोल के लिख दोगे। फिर कल तुम मेरे पास आओगे, कहोगे कि 100 रुपये दीजिए मेरे को, और कल वाला भी 100 रुपये है, 200 रुपये दीजिए। हम कहे कि मेरे पास आज भी पैसा नहीं है, तुम अगले दिन आ करके मेरे से पैसा लेकर के चल जाना। तो फिर तुम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 100 की 200? 100 लिखेंगे ना। अरे बाबू रोज़ का 100 रुपये तो मिल रहा है।
फिर तुम क्या करोगे, 100 रुपया कमा लिए हो, लेकिन अपने एसेट साइड में कितना लिखोगे, 200 लिखोगे। क्यों? 100 रुपया कल वाला नहीं मिला है और 100 रुपया आज का भी तुमको लेना है। ये क्या चीज़ है? एक्रूअल बेसिस है। एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है कि पैसा मिला है या नहीं मिला है, इससे हमको मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है? पैसा मिला है या नहीं मिला है, हमको उससे मतलब नहीं है। जो पैसा हम कमा लिए हैं उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। आपको बात समझ में आ रहा है? एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है? एक्रूअल बेसिस लिखिए डेफिनेशन। लिखिए, एक्रूअल बेसिस स्टेट्स दैट income and expenses of a particular year states that income and expenses of a particular year should be recorded in financial statements of the year, should be recorded in the financial statements of the year in which they accrue। accrue का स्पेलिंग नहीं आ रहा है तो देख लोगे, ACCRUE ब्रैकेट में लिखोगे अकर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ईयर इन विच दे accrue। accrue का मतलब क्या हुआ? अकर। whether they have been paid, received or not, whether they have been paid, received or not। ये चीज़ आप लोग को क्लियर हुआ है? अब इसको फिर से समझाएंगे अच्छे से आप लोगों को। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट आपको हम लिखवा रहे हैं, आप इसको अगर बुक से मैच कीजिएगा तो बुक का सेम टू सेम नहीं मिलेगा। आप हम इसको मॉडिफाई करके ऐसे लिखवा रहे हैं कि आप पढ़ो तो आपको समझ में आए। बात समझ में आ रहा है? अगर बुक का ही लिखवाना रहेगा, बुक हम पूरा छपवा देंगे, मेरा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हम बुक का सेम टू सेम कॉपी नहीं करवा रहे हैं, हम उसको अपने हिसाब से लिखवा रहे हैं ताकि आपको बाद में पढ़े तो समझ में आए। कैश बेसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो। अच्छा, ये चीज़ आप यहाँ पे एक बार फिर से रिमाइंड करवा रहे हैं। आपसे हम 100 रुपये देने को बोले, आपको हम 100 रुपये देते गए। एक दिन आप आए और 100 रुपया मांगे, हम कहे मेरे पास पैसा नहीं है, कल आना। तुम क्या करोगे, हिसाब में लिख लोगे कि हमको 100 रुपया लेना है, 100 रुपया हम कमा लिए हैं। फिर तुम अगले दिन आए मेरे पास 100 रुपया मांगने के लिए, तुम अगले दिन मेरे पास वापस से आए 100 रुपया मांगने के लिए, तुमको हम 100 रुपया नहीं दिया और कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है, अगले दिन आके लेना। फिर अगले दिन तुम कितना पैसा लेने के हकदार हो गए? आज का 100 रुपया और कल का 100 रुपया, कितना हो गया? 200 रुपया। तुम अपने बही खाता में ये 100 रुपया रिकॉर्ड किए हो कि नहीं किए हो? ये क्या चीज़ है? अप्रूवल बेसिस। पॉइंट आपको हम क्या लिखवाए हैं कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच दे अक्रू। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर मतलब डे हो गया, दिन हो गया। जिस दिन का पैसा है उसी दिन हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, भले मिले या ना मिले। समझ में आ रहा है? आपको बात समझ में आया है? मान लो पिछले साल लॉकडाउन था, तुम्हारे यहाँ स्टाफ है, ठीक है, मान लो तुम्हारे घर पे मेड आती है साफ सफाई करने के लिए, तुम उसको 2000 रुपया महीना देते हो। 4 महीना लॉकडाउन रहा, एक बात हम बोल रहे हैं, जितना महीना भी रहा हो, 4 महीना लॉकडाउन रहा, तुम्हारे पास पैसा था, बैंक में था, बैंक से पैसा नहीं निकला। 4 महीना में मेड का कितना पैसा हुआ? 8000 रुपया हुआ। तुम क्या करोगे, हर महीना 2000 रुपया लिख लोगे, लेकिन साथ में एक तो सर पे टेंशन रहेगा ना कि 2000 रुपया देना है, 2000 रुपया देना है। इस महीना तुम मेड का खर्चा कितना लिखे? 2000 रुपया। पेमेंट किए हो मेड को? नहीं, लेकिन तुम क्या किए हो, 2000 रुपये खर्चा में लिख दियो। फिर तुम खर्चा में लिखते तो उसको लाइबिलिटी में लिखोगे या नहीं लिखोगे? फिर अगला महीना फिर तुम मेड का खर्चा 2000 रुपये लिख दिए, फिर अगला महीना कितना टेंशन हो गया देने का? 4000। फिर उसके बाद कितना लिखोगे? 2000। लाइबिलिटी कितना हो गया? 6000। उसके बाद कितना लिखोगे? 2000। लाइबिलिटी कितना हो गया? 8000। समझ में आ रहा है? कैश बेसिस का मतलब क्या है? कैश बेसिस का मतलब है जब पैसा का पेमेंट करेंगे तब लिखेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे तो नहीं लिखेंगे। पेमेंट करेंगे तो लिखेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे तो नहीं लिखेंगे। 100 रुपया 10 दिन जो पेमेंट किए हैं वो 10 दिन जो हमको मिला है, या 10 दिन आपको जो मिला है वो आप लिखिएगा।
आप मेरे पास आज आए, आपको हम भगा दिए, मेरे पास पैसा नहीं है, तुम क्या अलग से 100 रुपये लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। हम कहे अगले दिन आना, फिर तुम अगले दिन आए, तुम क्या यहाँ 200 रुपये लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। तुम यहाँ पे 100 रुपये भी नहीं लिख सकते हो। पैसा नहीं देंगे तो आप लिखेंगे नहीं। किस में? कैश बेसिस में। तीसरे दिन तुमको हम 1 2 3 300 रुपया देंगे तो तुम तीसरे दिन कितना लिखोगे? 300 रुपया। आपको बात समझ में आ रहा है? वही मेड वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। मेड को तुम पैसा नहीं दिए 4 महीना, तो क्या तुम 2-2 हज़ार रुपये लिखोगे? नहीं। उसके बाद जब लॉकडाउन खत्म होगा, मेड को तुम 8,000 रुपया दोगे, तब तुम 8,000 रुपये जो एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करोगे। आपको बात समझ में आ रहा है? हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसका आंसर हम नहीं देंगे, इसका आंसर हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, किस बेसिस पे बनाते हैं? अप्रूवल बेसिस या कैश बेसिस? यहाँ पे जो बच्चा पढ़ा था वो तो कम से कम बताना चाहिए उसको, क्योंकि हम लिखवाए हैं। पीएल किस बेसिस पे बनता है? पीएल अप्रूवल बेसिस पे बनता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का नाम सुने हैं? क्या होता है उसका मतलब बताइए? आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है बताइए? बोलो। अरे भाई मिलने वाला है बोल रहा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या हुआ? हाँ, सैलरी का पेमेंट नहीं किए हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी का पेमेंट नहीं किए हैं। यहाँ पे देखो तो थोड़ा एक तो एडजस्टमेंट आप लोग को हम याद दिला रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही एडजस्टमेंट हम लोग को इसमें पढ़ना है। जैसे था सैलरी पेड 300 रुपया, ठीक है, 900 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। तो पीएल में याद करो, यहाँ पे टू सैलरी कितना लिखते थे? 300 ऐड आउटस्टैंडिंग 900। पीएल में कितना जाता था? 1200 जाता था। उसके बाद बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना जाता था? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना जाता था? 900 जाता था। यही तो है अप्रूवल कॉन्सेप्ट। पेमेंट किए हैं 900 का? नहीं। खर्चा कितना मान लिए हैं? 1200। और 900 लायबिलिटी रिकॉर्ड किए हैं कि नहीं किए हैं? यहाँ पे देखो तो अलग से लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे? लिख रहे थे ना? याद आया? बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। और 12th में 11th में जब पढ़ा रहे थे तो बार बार आप लोगों को बोले थे कि इसका 12th में ज़रूरत पड़ेगा। अभी भी बहुत दिन नहीं बीता है, एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लिए हैं? यहाँ तक कॉपी हो गया है सबका? इसको कॉपी कर लो, एडजस्टमेंट को, इस एडजस्टमेंट को कॉपी कर लो। अच्छा ये बोलिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? तुम लोग को पीछे समझ में आ रहा है? नया बच्चा लोग तुमको समझ में आ रहा है? तुमको यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? तुमको अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग को बोलना है कि सर ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं हुआ है। क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पूछने में अगर शर्माइएगा तो फिर प्रॉब्लम में आ जाइएगा। और प्लीज़ क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि देखो आज जो बच्चा क्लास मिस किया है, कल रिसीव एंड पेमेंट या कुछ बनवाएंगे उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको फिर वीडियो करना होगा क्लास का। क्लास मिस करना आप लोग का आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। और घर पे मान लो अगर वीडियो नहीं चलेगा या प्रॉब्लम होगा या इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा तो मेरे को पहले अगर फ़ोन कर दोगे तो तुम लोग को टाइमिंग दे देंगे, तो यहाँ पे भी आके वीडियो कर सकते हो। 1 घंटा पहले बुला लेंगे, यहाँ पे बैठ के वीडियो कर सकते हो। आगे बढ़े। आगे बढ़े। हम लोग को बहुत सारा आइटम डिस्कस करना है। सबसे पहला आइटम जो हम डिस्कस करना चाहेंगे वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? बुक में
बस इतना ही लिखा रहेगा कि इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? आप स्कूल जाते हैं, मतलब स्कूल गए तो होंगे आज तक, जो लोग स्कूल नहीं जाता है स्कूल कभी ना कभी तो गया होगा। स्कूल में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? बुक, कॉपी, ड्रेस, इन सब के अलावा पैसा देना पड़ता है। पैसा नहीं दोगे तो वो नहीं आने देगा, ठीक है। टीवी घर पे रिचार्ज होता है, हाँ या ना? टीवी रिचार्ज होता है ना? अगर टीवी का रिचार्ज नहीं कराओगे तो क्या होगा? टीवी नहीं चलेगा। इंटरनेट का पैक अगर नहीं भरवाओगे तो क्या होगा? इंटरनेट नहीं चलेगा। ये हॉटस्टार हो गया या अमेजन प्राइम हो गया, इन सब का अगर आप पेमेंट नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? आप उसके फैसिलिटीज़ को नहीं ले पाएंगे। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? सब्सक्रिप्शन का मतलब हुआ वो पेमेंट जो कि आप फिक्स्ड इंटरवल पे करते हैं सर्विसेज को कंटिन्यू कर रखने के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक तरह से जो स्कूल का फ़ी है वो क्या चीज़ है? सब्सक्रिप्शन है, हाँ या ना? पैसा नहीं दोगे तो स्कूल जाने नहीं मिलेगा। बिजली का जो बिल है उसको सब्सक्रिप्शन में नहीं बोलेंगे क्योंकि आप फिक्स नहीं है ये। जो इंटरनेट का जो प्लान हुआ आपका वो क्या चीज़ है? सब्सक्रिप्शन है। आप देखते भी होंगे सब्सक्राइब @99 पर मंथ ऐसे करके लिखा भी रहता है। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब सबको समझ में आ गया क्या होता है? सब्सक्रिप्शन का मतलब वो पेमेंट जो कि आप सर्विसेज को कंटिन्यू करने के लिए करते हैं। क्लियर है आप लोगों को सब्सक्रिप्शन का मतलब? इसमें लिखो इट इज़ मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर, सब्सक्रिप्शन में लिखो इट इज़ मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर, it is main source of income for non-profits organization. It is main source of income for non-profits organization. लिख लिए? इतना पढ़ने के बाद आप बताओ सब्सक्रिप्शन क्या है? रेवेन्यू है या कैपिटल है? गलती मत कीजिएगा प्लीज, हमको अच्छा नहीं लगेगा। सब्सक्रिप्शन क्या है? रेवेन्यू है ना? क्यों? अरे बार बार पेमेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? जिसका पेमेंट बार बार करना है। तो लिखो सब्सक्रिप्शन इज रेवेन्यू इन नेचर। सब्सक्रिप्शन इज रेवेन्यू इन नेचर। सब्सक्रिप्शन इज रेवेन्यू इन नेचर। लिखे? एक और पॉइंट आप मेरे को बताइए, ये कहाँ पे जाएगा? देखो यहाँ पे, अभी से एकदम मन में इस चीज को बैठा लो। अगर किसी आइटम को हम रेवेन्यू बोल दिए हैं तो उसका दो ही जगह है। कहाँ पर? रिसीप एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। किसी भी आइटम पे कैपिटल का टैग लग गया तो उसका जगह क्या है? रिसीप एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है? तो सब्सक्रिप्शन का मीनिंग बस आपको हम बताएं। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या बताएं हैं? वो अमाउंट जो कि आपको पेमेंट करना पड़ता है फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे ताकि आप उस पर्टिकुलर सर्विसेज का फैसिलिटी ले सके। इतना आप बोलते ही आपको समझ में आ गया कि आपको पेमेंट करना है फिक्स्ड इंटरवल पे, मतलब आपको बार बार पेमेंट करना है। बार बार पेमेंट करना है मतलब वो क्या चीज़ है? रेवेन्यू है। रेवेन्यू है मतलब उसका जगह कहाँ है? उसको उसका जगह बताओ, कहाँ पे वो जाएगा? लिखिए वहाँ पे। It appears in receipt and payment account and income and expenditure account. It appears in RNP भी लिखोगे तो चलेगा, शॉर्ट में लिखोगे तो चलेगा। It appears in receipt and payment account. It appears in receipt and payment account and income and expenditure account. It appears in receipt and payment account and income and expenditure account. इतना क्लियर है आप लोगों को? एक बार यहाँ तक सबको रिवाइज करो, स्टार्टिंग से यहाँ तक रिवाइज करो। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। रिवीजन हो जाएगा तो बोलिएगा, आगे समझाना है कुछ। देखिए दो वर्ड आएगा, इन दोनों वर्ड पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। एक आएगा ड्यूरिंग, दूसरा आएगा फॉर।
इन दोनों का मतलब कौन ट्राई करेगा बताने का? ड्यूरिंग का मतलब और फॉर का मतलब। हाँ अच्छा, फॉर हिंदी तो हमको भी पता है, कन्वर्ट कोई भी कर देगा। मीनिंग बताओ। इतना तो सभी को पता होगा हिंदी क्या है, मीनिंग हमको जानना है यहाँ पे क्या है अकाउंट में। 11th में चीज़ आना चाहिए, बैलेंस शीट और पीएल में। अच्छा ये क्या बोली, इसे दुश्मनी है मेरे को? तो तुमसे लगाव है हमको कि तुम्हारा सही हो जाएगा। जब बात नहीं सुने तो तुम्हारा ध्यान कहाँ पे था क्लास में? हिंदी में हम पढ़ाते नहीं है, बस यहाँ पे 2 वर्ड लिखेंगे मीनिंग समझाने के लिए। ड्यूरिंग का मतलब लिखेंगे में, और फॉर का मतलब लिखेंगे का। ठीक है, ड्यूरिंग का मतलब क्या होगा? में। फॉर का मतलब क्या होगा? का। मीनिंग देखो, जैसे कि आपको 2 दिन का हम पैसा नहीं दिए थे, 200 रुपये आपको हम नहीं दिए थे। तीसरे दिन आप आए मेरे पास, आपको हम पैसा दे दिए। तीसरे दिन आपको कितना पैसा मिला? 300 मिला। तीसरे दिन आपको कितना पैसा मिला? 300। अच्छा, तीसरे दिन का कितना पैसा मिला? 100। समझ में आया डिफरेंस? मे का मतलब क्या हुआ? ड्यूरिंग का मतलब क्या हुआ? टोटल जितना पैसा मिला है सारा का हम बात कर रहे हैं। अगर हम ड्यूरिंग बोल रहे हैं मतलब क्या हुआ? टोटल अमाउंट रिसीव। में मतलब समझ में आ गया, मैंने उस साल में आपको कितना पैसा मिला। बात समझ में आया आप लोगों को? मैंने टोटल जितना आपको मिला। फॉर का मतलब का, उस साल का कितना पैसा आपको मिला है। मीनिंग क्लियर हो गया है? ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? टोटल अमाउंट रिसीव। और फॉर का मतलब क्या होगा? फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। क्लियर हो गया ये चीज? देखिए इसको, ये लास्ट चीज है, इसके बाद छुट्टी कर देंगे। मीनिंग बताइए क्या है इसका? ट्राई करो। आउटस्टैंडिंग और एडवांस मीनिंग बहुत सिंपल है, आप जो सोच रहे हैं वही मीनिंग है, कोई इसमें नया चेंज नहीं है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ? हिंदी में बोल सकते हो? हाँ, क्या प्रीवियस ईयर? क्या प्रीवियस ईयर अमाउंट? सिंपल में कहें तो बाकी है। बाकी है। अच्छा, बाकी है बकाया में क्या अंतर है? हिंदी तुम लोग पढ़ाते हैं, उसके बाद बैठ के हिंदी पढ़ाओ मेरे को। अब गलत पढ़ाए तो 2 झापट। मेरे हाथ से नहीं, इन्हीं लोग के हाथ से। जो जितना अच्छा से मारेगा उसको उतना ही डिस्काउंट। सोचो क्या होगा तुम लोगों का? बाहर से बच्चा सब आ जाएगा, फ्री में पढ़ने मिलेगा। यहाँ देखो, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ? बाकी। एडवांस का मतलब क्या हुआ? प्री पेमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी के अलावा दूसरा वर्ड मेरे को नहीं दिखा है यहाँ पे। प्री पेमेंट, ठीक है, इसको लिख लो। इतना आप लोग का होमवर्क रहेगा कि घर से कॉपी करके आप लोग को आना है।